हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। साइंस की इस सीरीज़ में मैंने पहले बायोलॉजी करा दी है, केमिस्ट्री करा दी है। आज हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं मात्रक और इकाइयों के बारे में। ये काफ़ी पूछा जाता है, मैचिंग में भी आता है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ यूनिट्स हैं वो मैंने लिखी हैं। शक्ति का मात्रक वॉट होता है, इसको जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है और जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। त्वरण को मीटर पर सेकंड में। आवेग को न्यूटन सेकंड में। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं और एक तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर होती है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम इतना होता है। दूरी को, ये जो होता है प्रकाश वर्ष को इसमें नापते हैं और इसका जो मान होता है 9.46 × 10⁻15 मिनट। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। खगोलीय दूरी को पारसेक में नापते हैं। धारा को एम्पियर में। दाब को पास्कल में। विभवांतर को वोल्ट में। पारिस्थितिक दाब को बार में। कुछ अभी आरओ के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि यूनिट्स भी पूछ ली गई थी कि नैनोमीटर में क्या रहता है, मिलीमीटर में। ये सब चीज़ें कभी कभी बहुत बेसिक से पूछ ली जाती है। तो इसमें हम देखेंगे एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है और अगर इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है और सेंटीमीटर में इसमें 10⁻⁻7 होता है। फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 होता है और वही अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻13 हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने होते हैं लीटर्स, तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कुछ यहाँ पे मापक यंत्र के बारे में ये काफ़ी पूछे जाते हैं। नौ संचालन के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार एक्चुअली क्या होता है, ये पराश्रवित तरंगें होती हैं। जब हम इनको पानी में से छोड़ते हैं तो ये जाती हैं किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। टकरा के जब वापस आएंगी तो हमको पता चल जाता है कि चीज़ें कहाँ पे हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर वायु का वेग, इसको पवन वेग भी कहते हैं। तो ये वायु का जो वेलोसिटी यानी वेग है बहने का, इसको हम एनीमोमीटर से नापते हैं। और कभी कभी आता है वायु दाब, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वायु वेग के लिए एनीमोमीटर है और वायु दाब को हम बैरोमीटर में नापते हैं। पायरोमीटर ये उच्च ताप को मापने के लिए होता है, जैसे विकिरण तापमापी। पायर हिलियोमीटर सौर विकिरण के लिए, ये दोनों पूछे हुए हैं। मैनोमीटर गैस दाब के लिए। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता के लिए। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए। ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापने के लिए। बैरोमीटर वायुदाब नापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए। रडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति पता करने के लिए। क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए। अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए और फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए। ये सभी मापक यंत्र थे जो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। सूक्ष्म पदार्थों के गुण भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो वो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। और तेल जो होता है पानी पर अगर आप उसका ड्रॉप डालेंगे तो तैरता रहता है, इसलिए क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो हल्का होता है, इसलिए वो पानी पे तैरता रहता है। साबुन के बुलबुले वाला काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, यानी कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर के प्रेशर से, और इसीलिए इसको आवेशित अगर हम करेंगे तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन तो 3 बार पूछा गया है। ताप बढ़ने पर पदार्थ की श्यानता घट जाती है
और सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। आप देखेंगे कि अगर आप शहद को डालने चलेंगे जैसे रोटी पे या जैम पे किसी भी चीज़ पे, तो बहुत धीमे, बहुत ही कम स्पीड से सब गिरता है। तो इसका मतलब ये कि उसकी श्यानता, उसका गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी गाढ़ी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़ा सॉफ्ट होती जाएगी, लिक्विड ऐसा होता जाएगा, उसका जो फॉर्म रहता है वो चेंज होगा। तो याद रखिएगा, श्यानता सबसे ज़्यादा शहद की होती है, और अगर गर्म करेंगे तो श्यानता घट जाएगी। और वायु दाब कमी के कारण ऊंचाई पर जाने पर स्याही पेन से निकल जाती है। तो कभी कभी होता है ना कि एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ की इंक निकल जाती है, क्योंकि आप ऊपर ऐसे होते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे बहुत लो हो जाता है जाके, इसीलिए वहाँ पे स्याही वो निकल जाती है। इसलिए लोग फाउंटेन पेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वायु की मात्रा, वस्तु की मात्रा का। तो अगर हम किसी वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, और उसका आयतन, उसका द्रव्यमान, उसका भार वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसमें किसी चीज़ को मिक्स करेंगे तो, या फिर उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, तो अगर चीज़ें मिलाएंगे किसी एक चीज़ में तो उसका वेट तो बढ़ेगा ही, और उसका द्रव्यमान, अब एक चीज़ में दूसरी चीज़ में मिला दी तो उसका मास भी बढ़ जाएगा, उसका आयतन, जो उसका घेरने की चीज़ होगी वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन वो जिस घनत्व यानी जिस शेप में उसमें रखा गया होगा, शेप तो उसका वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 277 केल्विन होता है। दूध और क्रीम को अलग लेना, इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव में, जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं, मट्ठा वो मथती हैं, जैसे मैंने तो देखा है मम्मी मेरी करती हैं। तो उसमें क्या होता है ना, दूध में ठंडा पानी मिलाती हैं, जैसे सॉरी दूध नहीं होता है, वो मलाई जैसा होता है, उसमें पानी मिलाती है ठंडा और उसको मथती हैं। तो मथने में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट वो अलग होते जाते हैं। तो जो मथने का जो प्रोसेस है वही अपकेंद्रीय बल का काम करता है। और समुद्री जल जो खारा होता है, इसलिए उस पर तैरना आसान होता है, क्योंकि खारा है तो वो हल्का है, इसलिए आप उस पर इजीली उस पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश। इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ट्रांसवर्व, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, तरंग कौन सी होती है, प्रकाश तरंग होती है अनुदैर्घ्य, सॉरी प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और निर्वात में ही प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ये ध्यान दीजिएगा, ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो निर्वात में नहीं चल पाती हैं, और प्रकाश किसी भी माध्यम में चल लेता है, निर्वात में भी, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। माध्यम का अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल घटेगी। तो यानी याद रखिएगा ये टर्म कि अगर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो प्रकाश की चाल घट जाती है। ये एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल दे दिया तो पूछते हैं कि ये किस कारण की वजह से हो रहा है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो देखेंगे, जो काफ़ी मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। अपवर्तन के हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन। तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन के कारण होता है। पानी भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना, कि आप देखेंगे कोई बर्तन है उसमें अगर आप सिक्का डाल देंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अपनी स्पेस से उठा हुआ है। और जल में जब डूबी हुई छड़ बाहर से देखते हैं तो अपनी सतह पर कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। सूर्योदय से पहले से ही सूर्य सा दिखाई देना, यानी कि आप देखेंगे कि सूर्य प्रॉपर निकल नहीं पाया है लेकिन आपको फील हो रहा है कि वो निकल गया है, तो ये भी अपवर्तन की वजह से ही होता है। और क्षितिज के समय सूर्य चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण। इसमें क्या होता है कि जो बैंगनी रंग है उसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। आपने वो विबग्योर वाला पढ़ा ही होगा, जिसमें वी सबसे पहले वॉयलेट आता है बैंगनी, और सबसे लास्ट में एल आता है रेड। तो बैंगनी कलर का जो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, और रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। इसीलिए लाल रंग के हम सिग्नल लगाते हैं, क्योंकि विक्षेपण होकर चारों तरफ बिखरता नहीं है, वो एक जगह स्थिर वो रंग दिखाई देता है, तभी रेड कलर आपको दूर से दिख जाता है ट्रैफिक सिग्नल का। तो याद रखिएगा, बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। और कांच में बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है।
यहीं पे बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, लाल की सबसे ज़्यादा है, इसीलिए बैंगनी के पास ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, लाल के पास ऊर्जा सबसे कम होती है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये बहुत पूछते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होती बिछाई जाती हैं वो प्रकाशिक तंतु बोलते हैं इनको। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का जगमगाना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है। एंडोस्कोपिक कार्य जो एक वो होता है ना, एंडोस्कोपी आपके पेट, उसको पेट के अंदर की चीज़ों का पता करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। मृगमरीचिका कि जब वो दिखाई देता है कि जैसे पानी है दूर पे, पर वो पानी नहीं होता है वहाँ पे। पानी में चमकते बुलबुले, कांच की दीवार का चमकना, पानी में पड़ी परखनली का चमकना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही ये सब उदाहरण हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन भी बहुत पूछा जाता है कि आसमान क्यों नीला है, समुद्र क्यों नीला है, तो ये सब प्रकाश का प्रकीर्णन है। और सूर्योदय के समय जब सूर्य लाल दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। और आकाश का रंग काला अंतरिक्ष का रंग काला होता है, तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। लेंस का बहुत पूछते हैं, दर्पण का भी बहुत पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण इसको कॉनकेव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अंदर की सतह पर होता है, कि जैसे ऐसे बना होगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, ये अंदर की सरफेस पे होता है। और इसके अपोजिट अब उत्तल में क्या होता है, उत्तल में बाहर की तरफ होने लगता है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन अंदर की सतह पर होता है। और आप देखेंगे डॉक्टर को कभी दिखाने गए होंगे, डेंटिस्ट को, तो जो उनके पास लेंस दर्पण होता है वो वो अवतल होता है। अवतल में क्या होता है ना, किसी बहुत सी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना। जैसे कार के हेडलाइट, वो उसमें देखा होगा कि जो कार के आगे हेडलाइट लगे होते हैं, हेडलाइट वाला क्वेश्चन तो अभी आर में पूछा भी गया था कि वो छोटे से ऑब्जेक्ट से वो बड़ी चीज़ें देख लेते हैं। टॉर्च हो गया, और ये दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है, और सर्च लाइट, ये सब कहते हैं बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, तो वह चीज़ें पता लग जाती हैं। तो अवतल में यही है कि बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना। उत्तल दर्पण, इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन बाहर की सरफेस पे होता है, और जो पीछे से आ रहे यातायात को देखना, जैसे गाड़ी में देखेंगे ना, छोटे सा शीशा आगे लगा होता है, और साइड गाड़ी के जहाँ ड्राइवर चलाता है उसके साइड में भी छोटा शीशा लगा होता है, तो उसमें पूरा का पूरा, जैसे पीछे अगर ट्रक भी खड़ा है तो पूरा का पूरा ट्रक उसमें छोटा सा इमेज बन के आ जाता है। तो उसमें उत्तल में ये होता है कि बड़े ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा करके दिखाना, तो इसमें ये उल्टा है उसका। नेक्स्ट है अवतल लेंस, इसको अपसारी भी बोलते हैं और डाइवर्जेंट भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये लेंस ऐसे होते हैं, बीच में पतले होते हैं और किनारे पे मोटे होते हैं, और जिनको निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि आपको निकट की चीज़ तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है ढंग से, इसको मायोपिया बोलते हैं। पानी में डूबा हुआ जो बुलबुला होता है ना, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस लेंस की तरह बिहेव करता है। तो पानी में जो डूबा हुआ बुलबुला होता है वो भी अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। और ये उत्तल लेंस, इसमें क्या होता है, अपोजिट है उसका, कि केंद्र पे ये मोटा है और किनारे पे पतला है, और ये दूर दृष्टि दोष में यूज़ करते हैं। और पढ़ाई वाले जो ग्लासेस होते हैं ये भी उत्तल लेंस के होते हैं। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति बदल जाती है। और प्रकाश सजावट नलिकाएं, जैसे कि आप देखते होंगे वो दुकान में जो रात टाइम पे उसकी जो नाम वाम लिखा होता है वो चमकता है एकदम, तो उसमें नियॉन गैस उसमें भरी हुई होती है, तभी वो चीज़ें चमकती हैं। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि रात में शॉप बंद हो जाती है पर उनके ऊपर जो नाम वाम लिखे हुए होते हैं वो चमकते हैं रात में, उसमें नियॉन गैस भरी होती है। त्रिविमीय चित्र के लिए होलोग्राफी की जाती है। श्रव्य तरंगे प्रेषण हेतु आवृत्ति का मॉडुलन होता है। और रेटिना चित्र वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। तो हमारी आँख में जो रेटिना है उस पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा भी होता है, उल्टा भी होता है और वास्तविक भी होता है। प्राथमिक रंग, इसमें लाल, हरा और नीला माने जाते हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्घ्य से होता है। प्रकाश जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है या कोई उसके बीच रखी जाती है तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दो समांतर समतल दर्पण हैं, मतलब एक ही जैसे, उनको अगर हम उसके बीच में हम कोई चीज़ रख दें तो क्या होगा, वो एक तरफ टकराएगा फिर दूसरे तरफ टकराएगा, उससे टकराता जाएगा, हर तरफ से उसके रिफ्लेक्शन होते रहेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बन जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा
समतल दर्पण वाला हमें लाना चाहिए, तो हम उसका पूरा प्रतिबिंब दे सकेंगे। और लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में नापते हैं, और आँख के लिए स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत पूछा गया 25 सेंटीमीटर का, और डायोप्टर का भी। और प्रकाश का जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है ना, वो हमारी रेटिना पर बनता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसके कुछ और टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, और ये 2 ही वीडियो में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि मोस्टली साइंस में बायोलॉजी सेक्शन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर करा करिए, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए फीडबैक को, ताकि मैं जो मेरी गलतियाँ हुआ करें मैं उसको इम्प्रूव कर सका करूँ। बाकी थैंक यू।